नमस्कार मित्रों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक है शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि जो है वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और शब्द जो है उनको रटा नहीं जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको समझने से आप आसानी से हल कर सकते हो। उनके नियम, उनको हल करने के तरीके जो है उनको अगर आप समझ गए तो ये जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ साथ शुद्ध वर्तनी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अशुद्धि से, अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो समाप्त होता ही है, इसके साथ साथ कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो शुद्ध उच्चारण के साथ में शुद्ध वर्तनी भी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। पहला बिंदु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लगभग अशुद्धियाँ जो है वो यहीं से होती है। अगर ये नियम समझ में आ गया, अच्छी तरह से आपको याद हो गया, तो बहुत सारी अशुद्धि आपकी ठीक हो जाएगी। ए, ई, ये, अयन, आयन और इक पढ़ते, ये इक तो बहुत लगता है। लगने पर प्रारंभिक स्वर में, किसमें? प्रारंभिक जो स्वर है उसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है। ए का क्या हो जाता है? आ बन जाता है। किसमें? जो प्रारंभिक स्वर है वो ए की जगह क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ई, ए जो है वह ऐ में बदल जाते हैं तथा ऊ, ओ, औ में बदले जाते हैं। कब? जब ए, ई, ये, अयन, आयन और इक, इनमें से कोई प्रत्यय लगता है तो इस प्रकार ये परिवर्तन होता है। अब देखते हैं, इतिहास जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय लगाते हैं। अब इक प्रत्यय लग गया तो इसका प्रारंभिक स्वर कौन सा हो गया? ये प्रारंभिक स्वर हो गया। ई जो है वो किस में बदलेगा? ए में बदल जाएगा। ऐतिहासिक इसमें लग जाएगा। ऐतिहासिक शब्द हो गया। दूसरा देखते हैं, अध्यात्म। इसमें पहला जो है वो ए स्वर आ गया। यहां पर ए का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। आध्यात्मिक। तीसरा देखिए, ऊ जो है वो औ में बदल जाता है। औद्योगिक हो गया। मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगता है। ऊ जो है वो औ में बदल जाता है। मौलिक हो गया। द्वितीय में ये प्रत्यय जोड़ते हैं। इसमें स्वर ई है। ई जो है वो किस में बदल जाएगा? छोटी ई है ये, तो ए में बदल जाएगा। तय आधा हो जाएगा, दैत्य बन गया। ये देखिए व्यवहारिक, ये तो कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो, इसमें पहला प्रारंभिक स्वर। अब इसमें प्रारंभिक जो स्वर वह जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। इसमें स्वर यहाँ पर आया है, ये में ए स्वर आया है, तो ए जो स्वर आया है वो किस में बदलेगा? आ में बदले जाएगा। तो ये शब्द हो जाएगा व्यवहारिक। वह में न लगकर ये के साथ आ लगा है। ए स्वर इसमें है, ये केवल व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। और परिवर्तन किस में होता है? प्रारंभिक जो स्वर होता है उसमें ही परिवर्तन होता है। इसमें वत्स्य में आयन प्रत्यय जोड़ते हैं।
वात्स्यायन। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे और ये सारे शब्द क्या है, शुद्ध है। अब देखिए ये जो था दैत्य दिति प्लस या धन, ये इसका बना है दैत्य। इसमें आपको पता होगा ये प्रत्यय जो है वह जब जुड़ता है तो शब्द का अंतिम अक्षर, ये जैसे ये शब्द है इसका अंतिम अक्षर तय जो है वह क्या हो जाता है, आधा हलंत हो जाता है, आधा माना जाता है। जैसे सुंदर धन ये है, तो इस नियम के अनुसार वो किस में बदल गया, ओ में बदल गया। ये जो र है इस शब्द का अंतिम अक्षर जो है, शब्द का अंतिम अक्षर इसकी बात हो रही है, ये जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये र आधा हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये सौंदर्य हो गया। तो ये जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम को एक बार दोबारा और देख लेते हैं कि अगर ए ई ये अयन आयन और इक प्रत्यय लगते हैं तो शब्द का प्रारंभिक स्वर जो है उसमें निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर ए है, शब्द का प्रारंभिक स्वर ए है, तो उसमें क्या आ जाता है, क्या बन जाता है, वो आ बन जाता है। ई ए आता है तो ए में बदल जाता है, और ऊ ओ आते हैं तो आओ में बदले जाते हैं। अब दूसरा नियम देखिए, संस्कृत शब्दों में भाववाचक संज्ञा के साथ ये प्रत्यय का भी प्रयोग होता है और ता प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय, लेकिन दोनों प्रत्यय साथ नहीं लगाए जाएंगे। ये ध्यान रखना कि दोनों प्रत्यय जो है उनका प्रयोग एक साथ नहीं होगा। अगर एक साथ कर दिया तो शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे इसमें ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो गया, पहले वाले नियम नंबर 1 के अनुसार सौंदर्य शब्द बन गया, और अगर ता प्रत्यय लगाते हैं तो सुंदरता बन गया। ये दोनों शब्द क्या है, शुद्ध है। ता प्रत्यय लगने पर सुंदरता बन गया और ये प्रत्यय लगने पर सौंदर्य बन गया। शब्द शुद्धि की दृष्टि से दोनों ही क्या है, शुद्ध है। लेकिन अब इसमें तो ये प्रत्यय है सौंदर्य, अब ये ता इसमें अगर और जोड़ देते हैं, ता प्रत्यय भी लग गया और ये प्रत्यय भी लग गया, तो ये सौंदर्यता शब्द क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रत्यय जो है दो एक साथ नहीं लगेंगे। ये प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, ता का भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगाए जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, ये प्रत्यय निरंतर में ये प्रत्यय लगाते हैं, निरंतर ये हो गया नियम नंबर 1 के अनुसार। ता प्रत्यय जोड़ते हैं, निरंतरता हो गया। ये दोनों शब्द शुद्ध है, लेकिन इसका निरंतरता शब्द नहीं बनेगा, ये शब्द अशुद्ध माना जाता है। तो दोनों में से एक का ही प्रयोग करना है। वत्सल देखिए, ये पढ़ते हैं, ये प्रत्यय लगते ही प्रारंभिक स्वर जो है वो क्या हो जाता है, ए है, आ में बदल जाएगा। वात्सल्य हो गया। ताप प्रत्यय जोड़ते हैं, वत्सलता हो गया।
लेकिन इसका वात्सल्यता शब्द नहीं बनेगा, यह शब्द अशुद्ध है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों साथ नहीं लगेंगे। अब नियम नंबर 3 देखिए, शब्द में जहाँ र हलंत र उच्चारित होता है वह उसके आगे वाले यानी बाद वाले व्यंजन पर लगाया जाता है। यदि व्यंजन के साथ आ ई की मात्रा है तो र, जिसे रेफ वाला र बोलते हैं, उस मात्रा पर लगाया जाता है, न कि व्यंजन पर लगाया जाएगा। ध्यान रखना। आशीर्वाद देखिए, ये शब्द बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, गाड़ी पर ट्रक पर ये बहुत लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो मिलता कैसे है? अशुद्ध मिलता है। ऐसे लिखा हुआ मिलता है और बोला कैसे जाता है? आशीर्वाद। आशीर सी के बाद में र बोला जा रहा है, तो जहां पर र उच्चारित होता है स के बाद में हो रहा है, तो वह उसके आगे वाले का मतलब इसके ऊपर, बाद वाले आशीर र यहाँ बोला जा रहा है, तो र जो है वह उसके बाद वाले पर लगाया जाता है। और यदि व्यंजन के आ की मात्रा लगी हुई तो ये मात्रा के ऊपर यहाँ लगेगा, न कि यहाँ लगेगा। यहाँ लगने से अशुद्ध माना जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये इस मात्रा पर यहाँ लगेगा। तो आशीर्वाद। परिवर्त वर के बाद में रह बोला जा रहा है, तो तय के ऊपर लगेगा। परिवर्तन। अंतर्गत। सार्थक रह सा के बाद में बोला जा रहा है। स्वार्थी ई की मात्रा पर लगेगा। तो ध्यान रखना, रह जहाँ उच्चारित होता है, रेप वाला रह, हलंत वाला रह, वह उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। अब नियम नंबर 4 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है ऐसे शब्द जो है कंपटीशन में। तो या प्रत्यय, या के ऊपर चंद्रबिंदु लगी हुई है, वो ये प्रत्यय था जो पहले पढ़ा था, वो ये प्रत्यय था। अब या प्रत्यय है चंद्रबिंदु वाला, लगने पर ई जो बड़ी मात्रा होती है वह किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। यानी जब एक वचन होता है तब तो मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है, और बहुवचन में मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। याद रखना, ये ऐसे शब्द बहुत बार आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, और कंपटीशन में भी बहुत बार ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो दवाई जो है बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर एक वचन है, या प्रत्यय लगेगा। ये शब्द बन गया दवाइया। इसमें ई की मात्रा जो है वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है। लेकिन जो दवाइयों की दुकानें होती है उसमें यही लिखा हुआ मिलता है, जो क्या है? अशुद्ध है। 90% दुकानों पर यही लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें ये बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, ये शब्द शुद्ध है। दूसरा शब्द है मिठाई। एक वचन में तो ये शब्द शुद्ध है सारे। अगर दवाई, मिठाई, इकाई, परछाई, रजाई ऐसे शब्द लिखे जाते हैं तो ये सारे के सारे क्या है? शुद्ध है। लेकिन इनमें या प्रत्यय जुड़ता है या इनका बहुवचन बनाया जाता है, तब इसमें परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना। तो मिठाइयाँ, ये भी मिठाइयों की दुकान पर बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, और इसमें भी क्या लिखा हुआ मिलता है? मिठाइयाँ शब्द लिखा हुआ मिलता है, जो अशुद्ध है। ये शुद्ध हो गया। अगला है इकाई, इसका बहुवचन हो जाएगा इकाइयाँ। परछाइयाँ,
रजाइयाँ। तो ध्यान रखना, जहाँ पर या प्रत्यय लगता है वहाँ पर बड़ी मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, छोटी मात्रा में बदल जाती है। नियम नंबर 5 देखिए, करण शब्द से पहले हमेशा बड़ी मात्रा लगती है। करण जो शब्द जोड़ते हैं किसी शब्द में, तो उस करण शब्द से पहले मात्रा क्या हो जाती है, बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। अगर नहीं है तो भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, और अगर छोटी ई की मात्रा है तो किस में बदल जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में बदले जाएगी। जैसे शुद्धि शब्द है, शुद्धि अकेला शुद्धि लिखा जाता है तो ये शुद्ध है, लेकिन करण इसके साथ में जोड़ दिया जाता है तो ये जो छोटी ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में बदले जाएगी और जाएगा शुद्धिकरण है। अब वाष्प है, वाष्प में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन करण शब्द से पहले क्या आएगी, हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाष्पीकरण करना पड़ेगा और ये शब्द शुद्ध हो गया। ये भी शब्द शुद्ध है, यहाँ पर इतना लिखे तो शुद्ध है, लेकिन करण जोड़ेंगे तो इसके साथ क्या लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। केंद्रीकरण, करण शब्द से पहले बड़ी की मात्रा। सशक्तिकरण, बड़ी की मात्रा। राष्ट्रीयकरण, एक की बड़ी मात्रा। अब देखो इनको अलग लिखते हैं तो ये शब्द लिखा जाता है राष्ट्रीय, ये शब्द शुद्ध है, लेकिन करण जोड़ते हैं इसके साथ तो राष्ट्रीयकरण ही होगा, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ये शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसमें केवल राष्ट्रीयकरण ही आपको करना है। अब आगे देखिए, करण वाला जो नियम अभी पढ़ा था वो उपसर्ग में नहीं लगता है। ये नियम जो है उपसर्ग में करण शब्द वाला नियम लागू नहीं होता है कि करण शब्द जुड़ने पर मात्रा बड़ी हो जाती है, ये नियम उपसर्ग में नहीं लागू होता है। इसी वजह से अधिकरण, अभिकरण ये शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला नियम देखिए, वृंद, भक्त, गण, परिषद। ये शब्द अगर किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बड़ी ई की मात्रा जो है वो किस में बदल जाती है, छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। देखिए स्वामी शब्द लिखते हैं तो ये शुद्ध है, लेकिन भक्त अगर इसके साथ जोड़ देते हैं तो शुद्ध शब्द हो जाएगा स्वामी भक्त, छोटी मात्रा आ जाएगी। वृंद जोड़ते हैं पक्षी के साथ, पक्षी शुद्ध है तो पक्षी वृंद हो जाएगा, छोटी मात्रा हो जाएगी। मंत्री शब्द शुद्ध है, परिषद जोड़ते हैं तो मंत्री परिषद हो जाएगा। यानी अगर ये शब्द जुड़ते हैं तो बड़ी मात्रा जो है वो किस में बदल जाती है, छोटी मात्रा में बदल जाती है। ये वो शब्द है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, अक्सर अपने काम में आते हैं, तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये नियम अगर आपको याद रहेंगे तो अशुद्धि वाला जो टॉपिक है वो कभी गलत नहीं होगा। अगला देखिए नियम, स्त्रीवाचक शब्दों में प्राय बड़ी मात्रा ही आती है। नारी हमेशा ही नर से बड़ी होती है, यानी नर पर भारी होती है। तो पत्नी, ये शब्द बहुत जगह छोटी मात्रा लिखी जाती है लेकिन छोटी मात्रा नहीं आती है, पत्नी में बड़ी मात्रा ही आएगी। ये देखिए, ये प्रार्थना पत्र जब आप लिखते हो तो बहुत सारे ये शब्द लिखते हैं, इसमें छोटी मात्रा लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, अशुद्ध है। श्रीमती में बड़ी मात्रा ही आएगी। वधु है, वधु में भी बड़ी मात्रा, बहू में भी बड़ी, नारी में भी बड़ी। तो स्त्रीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें ज़्यादातर, प्राय यानी ज़्यादातर बड़ी मात्रा ही लगती है। एक अपवाद में आपको बता दूं, दुल्हन, इसमें ऊ की मात्रा क्या है, छोटी है,
दुला मात्रा क्या है, बड़ी। ये तो अपवाद होते हैं, लेकिन नियम के अनुसार क्या है, ज़्यादातर बड़ी मात्रा ही आएगी। उसी प्रकार से देखिए पुरुषवाचक शब्दों में प्राय छोटी मात्रा आती है। इसमें स्त्रीवाचक में बड़ी आती है, तो पुरुष में क्या हो जाएगी, छोटी मात्रा हो जाएगी। पति है, वर है, नर है, तो इनमें छोटी मात्रा आती है। अब देखिए डैड है और डैड है जिसके नीचे बिंदु लगी हुई होती है, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये तो बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, लेकिन इनके कारण भी अशुद्धि हो जाती है। वो देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ड और ढ जिसके नीचे बिंदु नहीं लगी हुई होती है वो क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और कौन से वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। तो ट वर्ग के जो वर्गीय व्यंजन है उसके नीचे बिंदु नहीं लगी हुई होती है। इनका प्रयोग, किनका, ड और ढ जिनके नीचे बिंदु नहीं लगी हुई है, इनका प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है। कहाँ होता है इनका प्रयोग, शब्द के शुरू में ही किया जाता है। जैसे डखन, ढोलक, ढलान, डमरू, डगमगाना, डकैत, तो ये शब्द के शुरू में आ रहे हैं, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगेगी। बोलने में, उच्चारण में दोनों समान है, लेकिन लिखने में अंतर है। अब देखिए ड और ड जिसके नीचे बिंदु लगी हुई है उनका प्रयोग, ये उत्क्षिप्त वर्ण विचार में जब देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं वर्णों का, तो उसमें उत्क्षिप्त में आते हैं। द्विगुण भी इनको कहते हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। शुरू में इनका प्रयोग कभी भी नहीं होगा। शुरू में किनका होगा, ड और ढ का होगा जिसके नीचे बिंदु नहीं लगी हुई होती है। तो ड है उत्क्षिप्त जो वर्ण है, इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, और जो वर्गीय व्यंजन है ड है, इनका प्रयोग शुरू में होता है। अब देखिए जैसे इनका प्रयोग गड, बाढ़, मेंढक, पढ़ना शुरू के बाद में कहीं पर भी आ रहे हैं तो इनका प्रयोग होता है। उड़ना, सड़क, भड़क। अब देखिए नोट देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिए, ये ध्यान रखना, ड ढ का प्रयोग बीच में भी होता है। कहां पर होता है वो देखिए। अब द्वित्व वर्णों में दो वर्ण समान आते हैं, वहां पर इसका प्रयोग न होकर ड ढ वर्गीय व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे गुड्डा, खड्डा, अड्डा, ये बाद में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो इनका प्रयोग वर्गीय व्यंजन का प्रयोग होगा। द्वित्व वर्ण आने पर, दो वर्ण समान वर्ण आते हैं तो इनका प्रयोग होता है। ड ढ के तुरंत बाद किसका प्रयोग हो, उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वर्गीय व्यंजन का प्रयोग होता है, न कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे निडर, सुडोल, ये नी और ये सु उपसर्ग है, तो इनसे पहले अगर उपसर्ग का, तुरंत उपसर्ग का प्रयोग होता है तो ड या ढ जो है वह कौन से आएंगे, वर्गीय व्यंजन आएंगे। अंग्रेजी शब्दों में अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो वर्गीय व्यंजन ही आएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएंगे। बोर्ड है, रेडियो है, रोड, रेडियम, इनमें जो ये ड आ रहा है ये वर्गीय ड है, ये वाला, न कि उत्क्षिप्त वे। तो ड और ढ जो वर्गीय व्यंजन है उनका प्रयोग शुरू में किया जाता है। ड और ढ उत्क्षिप्त जो व्यंजन है जिनके नीचे बिंदु लगी हुई होती है उनका प्रयोग मध्य या अंत में होता है। ये तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन ये नियम भी आपको याद रखने हैं। अगर ये नियम याद नहीं है तो आपका ये शुद्ध और अशुद्ध वाला जो है वो सही नहीं होगा। अब देखिए स का प्रयोग, स सलगम वाला, स षटकोण वाला और स सर्प वाला जो है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ट वर्ग के पूर्व जो ट वर्ग है,
उसके पूर्व स षटकोण वाले का प्रयोग होगा। जैसे क्लिष्ट ट आ गया, ट से पहले स का प्रयोग। विशिष्ट ट आ गया, ट से पहले स का प्रयोग। षोडश ड, ट वर्ग वाला ड आ गया तो इसका प्रयोग हुआ। षडानन, कष्ट, शिष्ट, यानी ट वर्ग के पूर्व ट वर्ग में से कोई सा भी अक्षर आता है तो उससे पहले जो स लगता है वो स कौन सा लगेगा? स षटकोण वाला लगेगा। री के बाद री ऋषि वाला जो है उसके बाद भी स षटकोण वाला ये स लगता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे ऋषि है, कृषि है, ऋषभ है, वृष्टि है, तो री के साथ भी किसका प्रयोग होता है? स षटकोण या इस स का प्रयोग होता है। च वर्ग के पूर्व अगर च वर्ग आ जाता है, च वर्ग में से कोई सा भी अक्षर आ जाता है तो उससे पहले स सलगम वाला जो है इसका प्रयोग होगा। निश्चित च आ गया, निश्चय च आ गया, निश्चल छ आ गया, तो इनसे पहले इस स का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे, त वर्ग के पूर्व त वर्ग में से कोई सा भी अक्षर आ जाता है तो उस अक्षर से पहले इस स सर्प वाले का प्रयोग होता है। विस्तार, प्रस्तर, स्तरीय, स्थायी, त आ गया, त से पहले ये स, त से पहले स, त से पहले ये स, थ त वर्ग में आता है तो स ये आएगा। तो ये नियम तो आपने संधि में भी पढ़े होंगे। अब लेकिन जो ये है मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, और अगर ये आ जाता है तो आपको क्या करना देखिए। यदि स एवं स दोनों का प्रयोग हो तो दोनों साथ आ जाए, एक ही शब्द में दोनों का प्रयोग हो तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? देखिए, तो पहले स सलगम वाला लिखा जाएगा और फिर उसके बाद में स ये षटकोण वाला जो है ये उसके बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर तीनों स आ जाए तो क्या करेंगे? तो पहले स सर्प वाला लिखेंगे, उसके बाद में स षटकोण वाला, स सलगम वाला, और उसके बाद में स षटकोण वाला लिखेंगे। अगर तीनों स किसी शब्द में आते हैं तो पहले स ये सर्प वाला, फिर स सलगम वाला और फिर स षटकोण वाला लिखा जाएगा। ये नियम याद रखना। कंपटीशन में हमेशा यानी लगभग जो है ज़्यादातर जो है वो अपवाद में से ही पूछा जाता है। भीड़ को कम करने के लिए थोड़ा सा कठिन शब्द पूछा जाता है। तो याद रखना, ये तीनों स अगर आ जाते हैं तो पहले स सर्प वाले का प्रयोग होगा स का, उसके बाद में स सलगम वाले का प्रयोग होगा और उसके बाद में स षटकोण वाले का प्रयोग होगा। देखिए उदाहरण देखिए, विशेष, शेष, विशेषण, विशेष्य, शोषण, इनमें दोनों सही आ रहे हैं तो पहले प्रयोग इस सलगम वाले का हो रहा है, उसके बाद में स षटकोण वाले का प्रयोग हो रहा है। और अगर तीनों आ जाते हैं तो पहले स सर्प वाले का प्रयोग होगा। संश्लेषण, इसमें स सर्प वाला पहले आया है, उसके बाद में स सलगम वाला आया है और उसके बाद में स षटकोण वाला आया है। तो ध्यान रखना स का प्रयोग कहाँ पर होता है। आज शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है यही समाप्त होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नियमों को अगर आप याद रखोगे, इन नियमों के आधार पर शब्द शुद्धि को हल करोगे तो आपका जो प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा और शब्द शुद्धि जो है वो काफ़ी क्लियर हो गई होगी आपकी। अब नए वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।